हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी द आउटफिट के। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत एक लियोनार्ड नाम के टेलर से होती है, जो लंदन शहर के बीचों बीच एक शॉप चलाता था। वहीं उसका साथ देने के लिए एक मेबल नाम की लड़की भी थी। हमेशा की तरह वो शॉप पे आते ही अपने काम में जुट जाता था और एक एक करके कस्टमर आते और जाते। इसी बीच हम देखते हैं कि लियोनार्ड के शॉप के अंदर एक लेटर बॉक्स भी था, जिसमें कुछ लोग अपने लेटर रिसीव एंड सेंड किया करते थे। इसी तरह एक दिन रिची और फ्रांसिस नाम के लड़के भी आते हैं। यहाँ रिची गैंगस्टर रॉय का बेटा था। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एक आउटफिट नाम के ऑर्गेनाइजेशन का लेटर रिसीव होता है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि आखिर द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट संस्था थी, जिसमें पहले ही गवर्नमेंट के होने वाले एक्शन के बारे में बता दिया जाता था, ताकि कोई भी गैंगस्टर उस हिसाब से अपना काम कर सके। वो दोनों उस लेटर को लेके चल देते हैं। अब अगले ही सीन में हम मेबल को देखते हैं, जो लियोनार्ड को बताती है कि वो यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपना बॉयफ्रेंड मिल गया था, जिसके साथ वो कहीं दूर जाने वाली थी। लियोनार्ड यहाँ मेबल की काफी चिंता भी करता था, यहाँ तक वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। अब उसी रात जब वो अपना काम निपटा के सो गया था, तभी मेबल रिची के साथ शॉप में आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिची ही मेबल का बॉयफ्रेंड था। खैर, लियोनार्ड उनकी बातों को चुपके से सुनने की कोशिश करता है। वो उनकी बातों से समझ जाता है कि रिची अपनी सभी पर्सनल बातें मेबल के साथ शेयर करता था, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि रिची फ्रांसिस से थोड़ा जेलस भी करता था, क्योंकि वो उसके पिता की नजरों में थोड़ा ज्यादा एक्टिव था। अब कुछ टाइम बाद जब लियोनार्ड अपने काम में व्यस्त था, तभी रिची और फ्रांसिस धीरे से शॉप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ वो दोनों पुलिस से बचते हुए आए थे, जिस दौरान रिची को गोली भी लगी थी। खैर, फ्रांसिस रिची को संभालते हुए लेटा देता है। वहीं लियोनार्ड को ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी पड़ती है। यहाँ फ्रांसिस सबसे पहले अपने बॉस और रिची के पिता को कॉल करता है। वो उन्हें अपने करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। यहाँ रॉय वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने वाला था। तब तक वो रिची को सही सलामत रखने के लिए कहता है, जिसके बाद हम रिची के शरीर से ज्यादा खून निकलता देख फ्रांसिस को परेशान होते हुए देखते हैं। यहाँ वो लियोनार्ड से उसके घावों को सिलने के लिए बोलता है, और वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों के मामलों में पड़े। खैर, फ्रांसिस उसे अपने गन के नोक के ऊपर ऐसा करने के लिए मना लेता है, जहाँ लियोनार्ड उसके चोट को सिल देता है, जिससे रिची दर्द के साथ बेहोश हो जाता है। अब फ्रांसिस अपने सूटकेस से लेटर निकालता है, जिसके लिए उन्होंने इतना रिस्क उठाया था। उस लेटर में द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक टेप भेजी गई थी, जिसमें सभी गैंगस्टर लोगों की एक मीटिंग में हुई सभी बातों का ऑडियो था, जिसका मतलब कि कोई उन लोगों के बीच में धोखेबाज था, जिसने ये टेप को तैयार किया था। अब इस टेप को चलाने के लिए टेप मशीन की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए फ्रांसिस मशीन को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो लियोनार्ड को समझा देता है कि जब तक वो वापस आएगा, तब तक रिची और ये टेप दोनों ही यहाँ होना चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब फ्रांसिस के जाते ही कुछ देर बाद रिची होश में आता है। यहाँ वो लियोनार्ड को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ रिची पूछता है कि आखिर फ्रांसिस कहाँ है। तब लियोनार्ड स्मार्टनेस का इस्तेमाल करता है। वो रिची को झूठ बोलता है कि वो किसी डीलिंग के लिए बाहर गया है, उसने ऐसा ही कुछ बताया था। अब यहाँ रिची को लगने लगता है कि फ्रांसिस ही वो आदमी था जो उन सब के बीच में रहता था और उनके साथ धोखा कर रहा था। अब रिची फ्रांसिस का इंतजार करता है और कुछ समय बाद वो आ भी जाता है। यहाँ रिची फ्रांसिस से पूछता है कि वो कहाँ था, जिस पे फ्रांसिस उसे सारी बातें बताता है, लेकिन रिची अब तक डाइवर्ट हो चुका था। अब फ्रांसिस रिची से वो टेप देने को कहता है, पर वो मना कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिस दौरान वो बैग भी गिर जाता है। लेकिन वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टेप गायब था। अब रिची को फ्रांसिस पे शक होता है, कहीं वो उसको झूठ तो नहीं बोल रहा और उसने वो टेप कहीं छुपा दिया हो। वहीं फ्रांसिस को लगता है कि रिची एक भद्दा मजाक कर रहा है, पर तभी रिची उसे तब तक वेट करने को कहता है जब तक उसके पिता ना आ जाएं। लेकिन उस टेप के खोने से उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिस दौरान रिची फ्रांसिस पे अपनी बंदूक को एम कर देता है। यहाँ वो उस टेप के बारे में पूछता है, पर फ्रांसिस भी कुछ भी नहीं पता होने से मना कर देता है। इसी दौरान हम लियोनार्ड को देखते हैं, जो इन सभी चीजों से थोड़ा डर चुका था। अब उसका पैर गलती से टेबल से टकरा जाता है, जिससे आवाज आती है और रिची कुछ समय के लिए डाइवर्ट हो जाता है। वहीं फ्रांसिस इसका फायदा उठाकर रिची पे शूट कर देता है।
और हम रिची को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल होकर मरने वाला था। तभी फ्रांसिस उसे बताता है कि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही यहाँ पहुंचा है, जिसके बाद वो एक आखिरी गोली के साथ उसको मार देता है। वहीं लियोनार्ड ये सब देखकर काफी डर चुका था। वो फ्रांसिस से बोलता है कि तुमने रिची का खून कर दिया, जिसपे फ्रांसिस उसे टेप के बारे में पूछता है जिसे रिची ने छुपाया था। लियोनार्ड उसे उस टेप के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है, इसलिए वो खुद ही सभी जगह पर टेप को ढूंढने लगता है। वहीं रॉय भी आने वाला था, इसलिए वो लियोनार्ड को दरवाजे के पास जाने को कहता है। वहीं वो रिची की लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। वो रिची के खून को साफ करके रिची के लाश को एक बॉक्स में डाल देता है। तभी रॉय भी वहां पहुंच चुका होता है। वो फ्रांसिस से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रांसिस अपनी क्लेवर दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो रॉय से बोलता है कि रिची कुछ समय पहले ही आपसे मिलने के लिए निकल गया था। तब रॉय उससे टेप के बारे में पूछता है। तब फ्रांसिस फिर से रिची के ऊपर इल्जाम लगाता है। वो बताता है कि रिची जाने से पहले उस टेप को भी अपने साथ ले गया था और अब फ्रांसिस को उसकी लोकेशन तक नहीं पता। अब रॉय को कुछ तो अजीब महसूस हुआ था, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हुए कॉल के जरिए रिची के बारे में पता करने चला जाता है। लेकिन काफी देर तक बात करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता। अब आखिर में फ्रांसिस बाहर सड़कों पे रिची को ढूंढने को कहता है। वहीं रॉय भी उसे अकेले ही ढूंढने को कहता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब रॉय और लियोनार्डो एक साथ होते हैं। यहाँ वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब लियोनार्ड रॉय के पूछने पे बताता है कि वो पहले जिस जगह पे काम करता था वहाँ पुलिस के झंझट से बचते ही वो यहाँ पे आ गया। अब वो दोनों और बात करते तब तक रॉय की नज़र रिची के कोट पे चली जाती है। यहाँ रॉय लियोनार्ड को धमकी देते हुए पूछता है कि वो उसके बेटे के बारे में सब कुछ सच बता दे, वरना वो उसको मार देगा। अब अपनी जान के खातिर लियोनार्ड फ्रांसिस के बारे में बताने ही वाला था, तभी फ्रांसिस भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसके कब्जे में मेबल थी। अब रॉय फिर से लियोनार्ड से अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार फ्रांसिस को सामने देख वो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो मेबल को मार भी सकता था, वहीं रिची भी उसको मार सकता था। अब ये बहुत ही अनोखी सिचुएशन हो चुके थे लियोनार्ड के लिए। तभी फ्रांसिस रॉय से बोलता है कि रिची कहीं बाहर ना जाके इस लड़की से मिलने आया था। वहीं मेबल भी ये सब झूठ बताती है, पर आखिर में रॉय को कुछ समझ नहीं आता, तो वो फ्रांसिस के कहने पे मेबल को मारने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब वो मेबल को दूसरे कमरे में ले जाने लगता है, तभी लियोनार्ड उसे ऐसा करने से रोकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेबल लियोनार्डो के लिए बेटी जैसी थी। अब लियोनार्डो रॉय को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो उसके दर्द को जानता है, कि वो अपने बेटे को खोकर कैसा महसूस कर रहा है, जिसपे रॉय को विश्वास नहीं होता। इसलिए लियोनार्डो उसे बताता है कि उसकी भी एक बेटी और पत्नी थी, लेकिन जब वो अपने पुराने शॉप में था तब एक आग के हादसे में उसके सारे कपड़ों के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी खत्म हो गया था, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर यहाँ आ गया था। तभी लियोनार्डो के फोन पर किसी का कॉल आता है। वो उसे उठाता है और जब वापस आता है तब वो रॉय को बताता है कि वो फोन उसके बेटे रिची का ही था, जो उन्हें अपने लोकेशन पे बुला रहा है। अब इस जानकारी से रॉय को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। वहीं फ्रांसिस वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। वो रॉय को बताता है कि वो यहाँ रुककर इन लोगों का बयाना करेगा। अब रॉय वहां से चला जाता है। अब फ्रांसिस लियोनार्ड को उसके स्मार्टनेस के लिए तारीफ करता है और वो मेबल को मारने को कहता है, क्योंकि उसका कहना था कि जब रॉय वापस आएगा तब वो अपने बेटे के लिए हमें दोषी ठहराएगा, इसलिए हमें मेबल को मारना होगा। वही लियोनार्ड उसे एक दूसरा आइडिया बताता है। वो कहता है कि मेबल अभी ला फोंटाइन्स को कॉल करेगी और उन्हें रॉय की लोकेशन बता देगी, ताकि वो उसे खत्म कर सके। इससे वो मर भी जाएगा और फ्रांसिस को नया लीडर बना दिया जाएगा। अब इससे फ्रांसिस राजी तो था, लेकिन वो पूछता है कि आखिर मेबल ला फोंटाइन्स से कैसे बात कर पाएगी, जिसपे लियोनार्ड रिवील करता है कि मेबल ही उन लोगों के बीच में धोखेबाज थी। वो रिची की सारी बातें जानकर ला फोंटाइन्स को दिया करती थी, जिसके बदले वो पैसे लिया करती थी। वहीं आखिर में शहर छोड़ने से पहले वो सब कुछ साफ करना चाहती थी, इसलिए उसने एफबीआई के साथ मिलकर इस टेप को अंजाम दिया था। इसी के साथ लियोनार्ड वो टेप भी निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ मेबल भी लियोनार्डो की बातों से एग्री करती है, जिसके बाद वो ला फोंटाइन्स को कॉल करती है और उन्हें पैसों के बदले टेप के साथ डील करने को कहती है। और होता भी ऐसा ही है। ला फोंटाइन्स कुछ समय बाद वहां आती है, लेकिन यहाँ पर लियोनार्डो स्मार्टली खेलते हुए वो टेप देने के साथ साथ फ्रांसिस के बारे में भी बता देता है, जो पीछे छुपकर उन्हें मारने का वेट कर रहा था। अब पूरी जानकारी हो जाने पे जब फ्रांसिस बाहर निकलता है तब ला फोंटाइन्स उन्हें मार देती है, जिसके बाद वो मेबल को पैसे देकर चले जाते हैं। अब लियोनार्ड मेबल को उन पैसों से बाहर चले जाने को कहता है।
वहीं मेबल भी उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है। जिसके बाद वो एक बड़े राज से पर्दे को हटाता है। वो दिखाता है कि वो एक एक्स गैंगस्टर हुआ करता था, जिसके परिवार के मरते ही वो यहाँ पे आ गया था। अब वो इस गैंगस्टर के खिलाफ हो चुका था, इसीलिए उसने सभी गैंगस्टर को खत्म करने के लिए एक द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन का झूठा संस्था बनाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि द आउटफिट एक झूठी संस्था थी जिसे लियोनार्डो ने बनाया था ताकि वो सभी गैंगस्टर को खत्म कर सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रांसिस को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। अब उसके हमला करने पे लियोनार्डो अपनी असली रूप को दिखाते हुए फ्रांसिस को खत्म कर देता है और अगले ही सीन में हम लियोनार्डो को तैयार होके अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ निकलता हुआ देखते हैं। एंड इसी के साथ इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है।